ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं वन शॉट। बेसिकली हम लोग डिटेल में नहीं, शॉर्ट में इस चैप्टर को समझेंगे। कौन सा चैप्टर? कहानी शुरू होती है ये पेंटिंग से। ये सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग जो है, एक आर्टिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक सोरियो। वो एक पेंटिंग को रिलीज करते हैं 4 प्रिंट्स में, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स होता है ये, जिसमें ये दिखाते हैं कि इनका जो ड्रीम है ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, वो इस पेंटिंग के थ्रू ये दर्शाते हैं कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री के नेशंस के लोग जो हैं वो एक साथ मार्च कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास और जाके वहां पे अपना होमेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये मिठाई लूटने नहीं जा रहे हैं, इन लोग लिबर्टी के पास जा रहे हैं अपना होमेज देने के लिए कि अब हम लोग क्या हो चुके हैं, एक नेशन स्टेट बन चुके हैं। ये इमेज जो है वो 1848 में पब्लिश हुआ था, जिसमें इनका यूटोपियन विजन दिख रहा था। किनका यूटोपियन विजन? फ्रेडरिक सोरियो का, जिसमें अलग अलग कंट्री के नेशन जो हैं वो दिख रहे हैं आपको। इनके ऊपर से भगवान इनको सराहना दे रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा, ऐसे फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सारी चीजें मेंटेन करके रखो। ठीक है, और दिखा रहा है कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, उनको जो है आम जनता बर्बाद कर दिया है। मतलब अब राजपाट कुछ ऐसा मोनार्कियल सिस्टम अब नहीं हो चुका है, नहीं बचा है। आगे देखते हैं कि इसमें कुछ लोग हैं जो काफी आगे निकल चुके हैं। वो 2 कंट्रीज हैं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। इसका मतलब कि 1800 तक जब ये पेंटिंग रिलीज हो रहा था, उस समय तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड क्या हो चुके थे? आजाद हो चुके थे। ठीक है, ये इनका यूटोपियन विजन इसमें बताया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग को। देखो इस चैप्टर में बेसिकली थीम पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है कि नेशनलिज्म की भावना यूरोप के अंदर कैसे है। और पहली बात कि यूरोप कोई कंट्री नहीं है, यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। अब पूरे कॉन्टिनेंट में एक नेशनलिज्म की भावना कैसे आई? ठीक है, तो पहले का समय था जब उस समय मॉडर्न स्टेट हुआ करते थे। मॉडर्न स्टेट मतलब क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लेकिन सोवरेनिटी किसके हाथ में है? वन पर्सन के हाथ में। मतलब क्या? राजा के हाथ में। मतलब सारा डिसीजन मेकिंग पावर सब किसके हाथ में? एक जगह पे मौजूद है, राजा के हाथ में। ठीक है, लेकिन सब कोई क्या चाह रहे थे कि मॉडर्न स्टेट जो है वो क्या बन जाए? नेशन स्टेट बन जाए। ठीक है, और नेशन स्टेट बनाना था तो पूरे किसी एक कंट्री में नहीं बनाना था। क्या में बनाना था? पूरे कॉन्टिनेंट में बना था। तो ये काम आसान नहीं था। तो इसमें हम लोग अलग अलग आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या इवेंट हुए जिसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना आई, और इस इवेंट के दौरान क्या क्या अलग अलग तरीके के आइडियाज बाहर निकल के आए जिससे लोग जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई। तो चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, नेशन स्टेट जो है ये क्या था कि नेशन स्टेट जो लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस बना के रखना। ठीक है, जैसे स्कूल के बच्चे, आपके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, आपका ड्रेस एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बताता है, दर्शाता है। उसी तरीके से लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया किए लोग, क्या क्या प्रोसेस किए जिसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई। ठीक है, कब? 19th सेंचुरी के दौरान। ठीक है, ये चैप्टर का कहानी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होता है और वर्ल्ड वार 1 तक चलता है। वर्ल्ड वार 1 पे खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, और शुरू कहां से हो रहा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो टॉपिक शुरू होता है सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन। तो मतलब यहाँ पे बात बताया जाता है कि फ्रांस जो था वो सबसे पहला खरबूजा था, और इस फ्रांस के खरबूजे को देख के पूरे यूरोप का अलग अलग खरबूजे, मतलब यहाँ पे खरबूजा कौन? लेट द खरबूजा बी नेशन, कंट्रीज। ठीक है, और खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी तरीके से फ्रांस को देख के अलग अलग कंट्रीज भी अपना रंग बदलना शुरू किए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि सर सबसे पहले फ्रांस में कैसे रंग बदला गया? तो फ्रांस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। फ्रांस में पहले जो है वो राजा के पास पावर होता है, मोनार्की के पास, और फिर पावर जो है वो ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, वो किसके हाथ में आ जाता है? जनता के पास। ठीक है, और फ्रांस में लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी, देखो याद रखना ये हमेशा 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आता है। जस्ट रिमेंबर दिस कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों के अंदर जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जो है लाई गई। खरबूजा भी नेशन, कंट्रीज। ठीक है, और खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी तरीके से फ्रांस को देख के अलग अलग कंट्रीज भी अपना रंग बदलना शुरू किए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि सर सबसे पहले फ्रांस में कैसे रंग बदला गया? तो फ्रांस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। फ्रांस में पहले जो है वो राजा के पास पावर होता है, मोनार्की के पास, और फिर पावर जो है वो ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, वो किसके हाथ में आ जाता है? जनता के पास। ठीक है,
और फ्रांस में लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी, देखो याद रखना ये हमेशा 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आता है, जस्ट रिमेंबर दिस कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों के अंदर जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जो है लाई गई। पीछे से मत बोलो, मुंह बंद रखो, नहीं पढ़ना क्लास से बाहर जाओ, ठीक है। हाँ, तो किस तरीके से फ्रांस के लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना लाई जाती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ला पैत्रे का कंसेप्ट और ले सित्योन के कंसेप्ट, नया फ्रेंच फ्लैग बनाया जाता है, उनके रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को बदल दिया जाता है, ये स्टेट जनरल को हटा के जो है नेशनल असेंबली बना दिया जाता है, ठीक है। नए हाइम्स लिखे जाते हैं, ओथ लिए जाते हैं, और मार्टर्स मरे जो वीर गति को प्राप्त हुए लोग होते हैं, जो स्ट्रगल में जो शहीद लोग होते हैं, उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है, ठीक है। एक तरीके का सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया जाता है, सब जगह का वेट्स और मेजर्स को बराबर कर दिया जाता है, एक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज अलग अलग जगह पे चीचा पे पापू को अलग अलग लैंग्वेज लोग बोल रहे होते हैं, उस लैंग्वेज को हटा के एक कॉमन लैंग्वेज सबका चुन लिया जाता है। क्या जो वो था, कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें जब एक होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना आ जाती है फ्रांस के अंदर, और फ्रांस क्या बन जाता है? एक नेशन स्टेट बन जाता है, और उसी के थ्रू यही फ्रांस का कंसेप्ट। अब जब फ्रांस के लोगों ने जब देखा कि अब इतना मजा आ रहा है, तो ये मजा आया। अब ये मजा जो है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ याद आया, ठीक है। तो फिर किस तरीके से जो है यहाँ के लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना, अब क्या यहाँ पे जब आ गया तो ये सारी चीजें जब व्यवस्था की गई, तो यहाँ के लोगों ने सोचा, क्या सोचा कि ये तो बड़ा मजा है, और ये मजा जो है हम फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप को देना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो अब ये पूरा यही मजा पूरे यूरोप को देने के लिए फ्रेंच आर्मी जो है वो जगह जगह पे मूव करने लगी, और अपना जगह जगह पे किंगडम्स को हरा के और अपना फ्रेंच आर्मी को सेटअप करने लगी। और इन सारे चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा था? इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था ये बोना, इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, तो शॉर्ट में आप लोग इसको बोना बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बोना ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उस समय आपको याद होगा, पिछले जन्म में जाइए क्लास 9th में, तो देखे होंगे कि जो डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई थी उस समय उन लोग के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से फायदा कौन उठा लेता है? नेपोलियन उठा लेता है। तो यही नेपोलियन जो है इस समय जो है ग्रो कर रहा था, और जगह जगह पे फ्रांस से निकल के अलग अलग किंगडम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, और अपने फ्रेंच आर्मीज को क्या कर दे रहा था? वहां पे सेटअप कर दे रहा था, ठीक है। फाइनली, और फिर जब बहुत सारे जैकोबिन क्लब्स भी बनने लगे थे उस समय, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, तो नेपोलियन जो है जब आता है, ठीक है, तो वो एक नया कोड देता है, इसको सिविल कोड ऑफ 1804 बोला जाता है, या इसी को भी नेपोली कोड भी बोला जाता है। अब नेपोली कोड जब जहां जहां पे नेपोलियन अपना साम्राज्य बनाता है, मतलब वहां पे खुद को अपना इंपेरर घोषित करता है, तो वहां पे कहता है कि हम जो है हम मॉडर्नाइजर हैं, ठीक है, मतलब हम क्या हैं? हम यूरोप को बदलने वाले हैं, हम पहले की तरह नहीं है। और ये सिविल कोड इंट्रोड्यूस करता है। सिविल कोड में ये कुछ आजाद दे देता है, कुछ आजादी दे देता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी दे देता है, और जो जन्म से कुछ छूट मिल रहा था फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को सबको छीन लेता है। अब सब कोई बराबर हो गया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश कर देता है, और जो पहले किसी को प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार नहीं था वो अधिकार दे देता है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा देता है, अब सब ट्रेडर्स मिलकर गिल्ड बनाओ, ग्रुप बनाओ, खूब ट्रेड करो, खूब पैसे कमाओ, ठीक है। तो जो बेचारे बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे और बहुत सारा टेरिफ बैरियर्स जो कस्टम ड्यूटीज होते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे जो टैक्सेस देना होता था, वो सब हटा देता है। अब इससे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाने का अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन बहुत जल्दी ही इनका जो है इंथुसियाज्म मींस इनका जो उत्साह है वो तुरंत विद्रोह में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये आप ठीक है आजादी दे रहे हो, ये दे, लेकिन हमारा पॉलिटिकल राइट्स का क्या हुआ? आप हमारे पॉलिटिकल राइट्स तो छीन ले रहे हो ना। मतलब क्या कि हमको खुद से राजा चुनने का अधिकार तो मिल नहीं रहा है, आप तो अपने आप को राजा घोषित कर दे रहे हो। तो इसकी वजह से इनका जो उत्साह है वो क्या में बदल जाता है? क्या में बदल जाता है? विद्रोह में। उसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। क्या कि अब जो है लालच बढ़ जाता है नेपोलियन का, वो टैक्सेस है तो टैक्स को बढ़ा देता है, ठीक है, और जो है सेंसरशिप लगा देता है, किसी भी कोई भी इसके खिलाफ कोई बात होता है तो उसको दबा देता है, ठीक है, और जबरदस्ती वहां के लोगों को फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती जो है वो रिक्रूट कराने लगता है।
क्योंकि उसको पूरा यूरोप को, अब लालच जो है फ्रांस से क्या बढ़ गया, पूरा यूरोप। अब पूरा यूरोप को कैप्चर करना, तो यूरोप कोई छोटा सा कंट्री तो है नहीं, अब पूरा यूरोप को कैप्चर कर लेंगे, हमको बहुत बड़ा क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। तो बहुत बड़ा आर्मी के लिए बहुत, अब उस आर्मी को मेंटेन कर लेंगे, पैसा भी चाहिए, तो टैक्स भी बढ़ा देता है और जबरदस्ती पकड़ के लोगों को क्या में डालने लगता है, आर्मी में डाल देता है। लेकिन फिर शुरू में जो लोग इनको जो है सपोर्ट किए थे, वही फिर इनको क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। और फिर आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ कि फाइनली 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को क्या कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। इस कहानी को यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। अब जो है ये कहानी यहीं तक रुकेगा। अब यहाँ से अलग शिफ्ट होगा। अलग शिफ्ट क्या कि इसमें बेसिकली हम लोग को समझना है कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उस समय कोई नेशनलिज्म नहीं था, कोई नेशनल स्टेट नहीं था। आज जिसको हम लोग जर्मनी, पोलैंड, पेरिस, ये फ्रांस और उससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज के नाम हम जानते हैं, वो पहले कोई कंट्रीज ऐसे नहीं हुआ करती। सब क्या हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे। उसी में एक एग्जांपल लिया जाता है हैब्सबर्ग एम्पायर का। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर होता है, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले रीजन में रूल कर रहा होता है और इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। कुछ लोग इटालियन बोल रहे हैं, इसमें जो अल्पाइन रीजन है उसमें टायरल ऑस्ट्रिया वाले रीजन में कुछ एस्ट्रोकेसिस लोग थे, ठीक है, वो जर्मन बोलते थे, इटालियन बोलते थे। कुछ जो पॉपुलेशन था वो क्या बोलते थे, मलयालम लैंग्वेज बोलते थे। और उसी में और रीजनल डायलेक्ट्स अलग अलग जगह पे, चिंगचैपे, पोपो लैंग्वेज, ठीक है। और जो पोलिश वाला रीजन था उसमें गलीसिया वाले रीजन में पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। मतलब कि बहुत ज्यादा वेरिएशन था एक एम्पायर के अंदर, इतना ज्यादा वेरिएशन। तो इन लोगों के अंदर नेशन एक भावना लाना आसान काम है नहीं, आसान काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन ठीक है, अब यही हम लोग को करना था। इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया जाएगा कि किस तरीके से इतना वेरिएशन होने के बावजूद लोगों के अंदर नेशन स्टेट की, नेशनलिज्म की भावना लाई गई, ठीक है। ये पढ़ना है। अब यहाँ पे जो है बारी बारी जो है हम लोग देखेंगे कि सारे जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनमें। तो देखो एस्ट्रोकेसिस और न्यू मिडिल क्लास। जो एस्ट्रोकेसिस होते थे, मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोकेसिस होते थे ये बहुत रिच पीपल होते थे, महंगा कपड़ा पहनते थे, इतराने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और आपस में ही शादी करते थे ताकि इनका जो क्लास जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। और जबकि लेकिन इनका पॉपुलेशन मेजोरिटी में नहीं था। मेजोरिटी में कौन था, गरीब लोग। कौन थे, पीजेंट्री लोग। लेकिन पीजेंट्री लोग जो है, अब यहाँ पे वेरिएशन था कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इनके लैंड होल्डिंग्स के वेरिएशन थे। जो ईस्टर्न यूरोप वाले लोग थे उसमें कुछ फार्मर्स जो थे, वेस्टर्न यूरोप में जो टीनेंट्स और फार्मर्स तो ओन करते थे जमीन को। लेकिन जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप वाला हाल था, उधर कोई नहीं था। उधर सिर्फ और सिर्फ मालिक कौन होता था, राजा। और आम जनता को, गरीबों को सबडम सिस्टम के थ्रू बांध देता, मतलब जमीन के साथ क्या कर देता था, बांध देता था। जैसे कटप्पा गद्दी के साथ बंधा हुआ था। और ये लाइन, अब देखो यहाँ तक हम लोग पढ़े कि जो एस्ट्रोकेसिस थे उसमें मेजोरिटी में नहीं थे, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी में कौन था, ये बेचारे गरीब लोग, ठीक है। लेकिन अब ये लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो है न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होते हैं। इन्हीं गरीब में से न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो लोगों को काम मिलता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों को काम मिलता है। अब गरीब लोग पैसा कमाते हैं, क्या लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं। और एजुकेशन लेने के बाद इनका दिमाग खुलता है। दिमाग खुलता है क्या कि जो फर्स्ट एस्ट्रोकेसिस जो अमीर लोग हैं, इन लोग जो प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब जो काम मिलता है तो कौन से वर्किंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज लोग, बिजनेसमैन लोग, प्रोफेशनल लोग, ठीक है। अब ये जो है जब अमीर हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, जब एजुकेशन ले लेते हैं, तो इनका दिमाग में आता है बात कि जो एस्ट्रोक्रेटिक प्रिविलेजेस है वो ये एबॉलिशन होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। ऐसा सोसाइटी में ऐसे नहीं होने चाहिए लोग कि जो कुछ लोग जो है इनको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है। जैसे क्लास को अगर डिवाइड कर ले, हम लोग क्लास को 60 बच्चे फीस दे रहे हैं तो डिफरेंसेस है ना। तो ये 60 बच्चे क्या सोचने लगे कि ये जो 40 बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। फीस देंगे तो सब देंगे, नहीं तो कोई नहीं देंगे, ठीक है। अब ये बात जो है, इसके बाद इस चीज को प्रमोट करने में इनको एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट हेल्प में आता है, जो कि क्या है, चलो पता नहीं, जो कि क्या है, लिबरल नेशनलिज्म। अब देखो लिबरल नेशनलिज्म क्या है, इसमें दो वर्ड है, एक है लिबरल और दूसरा है नेशनलिज्म, ठीक है। तो देखोगे कि लिबरल का मतलब होता है आजाद। लिबरल जो है वो लिबर वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फ्री। ये कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये आजाद मतलब कि आजाद और प्लस नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म की भावना के साथ लोगों के साथ पास क्या होना चाहिए, आजादी होना चाहिए। लेकिन अब ये एक चीज मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा हमेशा कि जिस भी वर्ड में आईएसएम लगा है वो क्या है बच्चा लोग, क्या है, वो आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो अब ये जो लिबरलिज्म मतलब आजादी तो चाह रहे थे,
ये राजनीतिक स्तर पे भी चाह रहे थे और अर्थव्यवस्थिक स्तर पे भी चाह रहे थे, मतलब इकोनॉमिक फॉर्म में भी और पॉलिटिकल फॉर्म में भी। अब देखो कि पॉलिटिकल फॉर्म में ये कैसा आजादी चाह रहे थे, तो ये पॉलिटिकल फॉर्म में जो आजादी चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट इनके मर्जी से बनना चाहिए, ठीक है, और जो है प्रिविलेज किसी को एंजॉय नहीं होना चाहिए। अरे बैकग्राउंड में आवाज आएगा यार, कौन बकबका रहा है उधर। लिबरलिज्म जो पॉलिटिकल स्फीयर में जो ये लोग डिमांड कर रहे थे वो क्या था कि गवर्नमेंट इनके मर्जी से बनना चाहिए और जो है प्रिविलेज नहीं होना चाहिए किसी का, और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चले और हम लोग सबके पास अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट में, ये था। हाँ, लेकिन इन लोग का एक चीज था कि वे फिर भी औरतों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मेन राइट के बारे में बात कर रहे थे। वो उस समय भी ये लोग नहीं चाह रहे थे कि औरतों को वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो अगला जो है ये इकोनॉमिक्स स्फीयर में, इकोनॉमिक्स स्फीयर में क्या चाह रहे थे कि ये चाह रहे थे कि मार्केट का फ्रीडम होना चाहिए। पहले हर चीज पे कंट्रोल राजा का होता था, तो मार्केट पे फ्रीडम चाह रहे थे, और जो स्टेट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होते थे, टैक्सेस होते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का। फॉर एग्जांपल जर्मन स्टेट जो 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है, 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का 5% टैक्स देना पड़ता था। तो एक चीज से अगर एक नरमबर्ग से हैम्बर्ग जगह पे पहुंचने के लिए करीब करीब कितना टैक्सेस यूज होता था, 5% ऐड होते थे, उस प्रोडक्ट का दाम दुगना हो जाता था, जिसकी वजह से चीजें क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थी, और महंगी होने की वजह से लोग खरीद नहीं पाते थे। तो राजनीतिक स्तर पे आजादी क्या चाहते थे कि हमको भाई वोटिंग का राइट मिले, अपना मर्जी से गवर्नमेंट बने, और इकोनॉमिक स्तर में कि मार्केट में फ्रीडम हो जाए, ये टैक्सेस वगैरह जो हैं वो हट जाएं, और मेजरमेंट वगैरह को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। तो इसी इकोनॉमिक स्फीयर को डील करने के लिए, ठीक है, ज़ोल्वरीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। रूसिया के इनिशिएटिव्स लोग क्या बनाते हैं बच्चा लोग, कस्टम यूनियन, जिसको नाम दिया जाता है ज़ोल्वरीन। वोल्वरीन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है, दिस इज ज़ोल्वरीन, ठीक है। ज़ोल्वरीन तो जो इसी इकोनॉमिक स्फीयर की कमी को जो है, जो डिमांड था उसको पूरा करते हुए रूसिया के इनिशिएटिव लोग कस्टम यूनियन बनाते हैं 1834 में, जिसका नाम रखा जाता है ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन के अंदर करेंसीज को 30 करेंसीज को कम करके 2 करेंसीज कर दिए जाते हैं, और क्या कर दिया जाता है कि टैरिफ बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, और बाद में इसको जर्मन स्टेट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या था, फायदा था। अब टैक्सेस वगैरह नहीं लग रहे थे, ठीक है, तो लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो वेव है, ये लोगों के अंदर मजबूती लाने लगता है नेशनलिज्म को। जैसे कि आप मूवीज नहीं, अरे रियल लाइफ में छोड़ो, आप एक जगह सब चीज एक तरीके का कॉमन जब यूज होने लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना, नेशनलिज्म की भावना आने लगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अब ये जो है, अब याद करो जो जहां से हम लोग कहानी रोके थे, नेपोलियन को खत्म किया गया था वाटरलू के युद्ध में 1815, ये वापस कहानी वहीं से शुरू करते हैं। तो नया जो कंजर्वेटिव रिजीम मतलब कंजर्वेटिव सिस्टम, और कंजर्वेटिव कौन, ये वो लोग जो ग्रेजुअल चेंज चाहते थे और राजा के पक्ष में रहते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये राज घराने के लोग, तो जैसे ही नेपोलियन हारा तो वापस से दबदबा किसका आ गया, कंजर्वेटिव लोगों का। तो कंजर्वेटिव लोग जो है वो कौन लोग होते थे, ये लोग बिलीव करते थे कि जो उनका जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है और जो सोसाइटी है, मोनार्की, चर्च, ये जरा हमेशा चलते रहना चाहिए, इसको बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इनको एक चीज आइडिया आ चुका था कि इन लोग दिमाग में एक चीज तो आ चुका था कि अब हम लोग वापस पहले की तरह नहीं रह सकते, क्योंकि लोगों के अंदर आजादी की भावना आ चुकी है। तो उन लोग को अगर वापस से कंट्रोल में लाना है तो उनको कुछ जो है छूट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन को लेके आना चलेगा। मॉडर्नाइजेशन क्या कहते हैं लोग कि मॉडर्न आर्मी लेके आओ, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी लेके आओ। ब्यूरोक्रेसी मींस होता है खुफिया एजेंसी जो चीजों को कंट्रोल करके रखे, ठीक है, कुछ उपद्रव ना मचाने दे, ठीक है। एक डायनेमिक इकोनॉमी जहाँ पे एक इकोनॉमी एक करेंसी को यूज किया जाए, ये सब कंजर्वेटिव लोग सोचे, क्योंकि इसमें उन्हीं का क्या था, फायदा था, ठीक है। और उनका भी फायदा था और किसका फायदा था, जनता का भी फायदा था, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या होता है कि जो नया कंजर्वेटिव रिजीम आता है, अब इसको इस कंजर्वेटिव का दबदबा को वापस कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यूरोप जो है वो फ्रांस से निकला, कहां से निकला, फ्रांस से निकला और पूरे यूरोप में फैलने लगा था। तो जहां जहां पे किंगडम्स को उसने डिस्ट्रॉय किया था, उसको क्या किया जाना था, वापस रिस्टोर किया जाना था। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द कंजर्वेटिव रिजीम आफ्टर द 1815, to restore the monarchies which has been destroyed by the नेपोलियन, ठीक है। उनको वापस से रिस्टोर, रिजीम को वापस से रिस्टोर करना था। तो उस रिस्टोर करने के लिए इन लोग जो है मीटिंग करते हैं, ठीक है। कहाँ मीटिंग करते हैं, वियना में। और इस वियना के मीटिंग को क्या नाम दिया जाता है, ट्रीटी ऑफ वियना।
जहाँ पे ड्यूक मेटरनी जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है वो इस मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है, जहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि वापस से रिस्टोर कर दिया जाए मोनार्की को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जैसे जैसे बॉर्बन डायनेस्टी को जो हिस्सा छीन लिया था नेपोलियन, वो उसको वापस मिल जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग हिस्से अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसमें से पोलैंड जो है वो कुछ हिस्सा फ्रांस को मिल जाता है, कुछ जो है नीदरलैंड्स को मिल जाता है। ठीक है, कुछ जो है पीडमेंट को साउथ में ऐड कर दिया जाता है, कुछ नॉर्दर्न इटली के पार्ट, ये अलग अलग डिवीजन होते हैं। प्रूशिया जो है वो सैक्सोनी को दे दिया जाता है, इस तरीके से होता है। लेकिन जो 1815 में जो 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव आए थे वो भी ऑटोक्रेटिक थे, मतलब उनका राजा का बेटा ही क्या बन रहा था, राजा बन रहा था। अब इस बात से लोगों को बहुत ज्यादा खुनस था, तो वहां पे सोसाइटी चाह रही थी कि ये जो है ये पॉलिटिकल राइट्स हम लोग को चाहिए। अभी लिबरलिज्म में हम लोग देखें कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म चाहिए भाई हमको, ठीक है, कि आजादी चाहिए, हमारे मर्जी से सरकार बनना चाहिए, तुम्हारा अपना मर्जी से सरकार नहीं बनेगा। जैसे बाहुबली मूवी में देखे होंगे कि बाहुबली मर जाता तो तुरंत बिना जो शिवगामी देवी है बिना कुछ सोचे समझे आके जनता का ये है अमरेंद्र बाहुबली, अब नहीं रहे, ये है महेंद्र बाहुबली, ये है आपके राजा। कोई किसी से पूछा तो यही बात का जनता को क्या था, खुनस था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी मर्जी से सरकार बननी चाहिए। तो इसके लिए जो है सरकार ने देखा कि भाई जो है जनता तो अब बहुत तेज हो गई है, तो इन लोग को रोक लगाओ, नहीं तो इन लोग फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगा। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, सेंसरशिप लगा दिया जाता है। ठीक है, और जितने भी सब चीज पे कंट्रोल कर लिया जाता है, न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेस पे, सॉन्ग्स पे, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को बयां कर रहे थे उन सब पे रोक लगा दिया जाता है कि उसका आइडिया कोई ना बोलेगा। ठीक है, और ना ही मतलब लोगों के अंदर ना ही ये बातें आएंगी और ना ही वो हमसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर के तौर में लिबरलिज्म को डिमांड करेंगे। मतलब कहा गया ना, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, उसी तरीके से। लेकिन अब लोग के अंदर तो चुल मचा हुआ है कि भाई हमको आजादी लेना है, क्योंकि ये मजा हम लोग पहले से क्या कर चुके हैं, चख चुके हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं लोग, इसके लिए अलग अलग जगह के रेवोल्यूशनरीज जो हैं इवॉल्व होते हैं। अब सरकार ने तो इन पे ग्रुप बनाने से सब चीज पे रोक लगा के रखा था, लेकिन ये सब क्या हो जाते हैं अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड होके सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं। और इन सीक्रेट सोसाइटीज का मेन मुद्दा क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है, बेसिकली इनका मकसद होता है कि जो कंजर्वेटिव का जो दबदबा है उसको खत्म किया जाए और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये सारी भावनाओं को, ये सारे आइडियाज को लोगों तक क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। उसी में से जो है सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं एक हमारे ग्रेट रेवोल्यूशनरी जीसीपी मैजनी, ये दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, यंग इटली बनाते हैं मार्सेलिस में, यंग यूरोप बनाते हैं बर्न में। इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि ये इटालियन रेवोल्यूशनरी होते हैं जो कि जेनेवा में 1805 में जन्म होते लेते हैं। 1807 नहीं लिखना है, 1805 लिखना है। ठीक है, 1805 में जन्म लेते हैं। 24 साल की उम्र में इनको देश निकाला कर दिया जाता है, क्योंकि 1831 में ये एक कार्बोनरी में रिवॉल्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उसे इसके वजह से इनको देश से निकाला जाता है। लेकिन फिर भी ये यंग इटली और यंग यूरोप बनाते हैं। मार्सेलिस कहाँ है, फ्रांस में है। बर्न कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज में जाके ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं। और इन सीक्रेट सोसाइटीज का मेन मकसद क्या होता है, आइडियाज को फैलाना। कैसे आइडियाज को, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारे आइडियाज को फैलाना। ठीक है, अब आता है कि जो बेसिकली इनका जो आइडिया था जीसीपी मैजनी का, इनका ये कहना क्या था कि ही बिलीव दैट कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेशनल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड। मतलब इनका मानना था कि भगवान ने ये जो नेशंस है ये सबके लिए दिया है, किसी एक के बाप का जागीर ये नहीं हो सकता है, राजा इस पर पूरा कंट्रोल नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अब जो ये जो मैजनी जो थे, जीसीपी मैजनी बेचारे लगातार लगे हुए थे एकदम कि हमको आजादी लेना है, आम जनता को आजादी दिलवाना है। इसकी वजह से ड्यूक मेटरनिच इनको कहा था कि ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। कौन, जीसीपी मैजनी। आप जीसीपी मैजनी को कह सकते हो कि यूरोप वाले रीजन का गांधी जी आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है एज ऑफ रेवोल्यूशन टॉपिक, जिसमें हम लोग कहानी पढ़ेंगे 1830 से लेकर 1848 तक। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेशनलिज्म की भावना यूरोप में लानी थी। तो शुरू कहाँ से होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फिर नेपोलियन वार शुरू होता है, फिर उसके बाद नेपोलियन का फॉल हो जाता है और कंजर्वेटिव रेजिम वापस आ जाता है। ठीक है, और फिर रेवोल्यूशन अभी 1830 से लेकर 1848 में ऐसा क्या रेवोल्यूशन हो जाता है, ऐसा क्या बवाल कर देते हैं कि काफी जगह के जो सरकारें हैं वो हिल जाती हैं और लोगों का दबदबा बढ़ने लगता है। यही रेवोल्यूशन के बारे में इन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जुलाई में रेवोल्यूशन होता है, पहले 3 जगह पे होता है। कहाँ रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है कि ड्यूक मेटरनिच ने ये बात कहा था कि व्हेन फ्रांस सीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड,
फ्रांस ने छींका और पूरे यूरोप को क्या पकड़ लिया, जुकाम पकड़ लिया। और ये छींकना क्या है, उसका आजादी की भावना, ठीक है। यही भावना फ्रांस में आई और फ्रांस से अलग अलग यूरोप के अलग अलग नेशंस में फैलने लगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसमें जो है रेवोल्यूशन होता है, जिसमें पहले फ्रांस आजाद होता है, फिर बेल्जियम आजाद होता है और फिर ग्रीस आजाद हो जाता है, ठीक है, इस रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन होता है। इसके थ्रू ग्रीस पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। तो शुरू स्टार्ट किससे हुआ, फ्रांस आजाद हुआ, उसके बाद कौन आजाद हुआ, बेल्जियम आजाद हुआ, उसके बाद कौन आजाद हुआ, ग्रीक आजाद हुआ। ग्रीक को वो आजादी कौन मिलता है, ये समझौते के थ्रू आजादी मिलता है, जो कि कब होता है, 1832 में, ठीक है। तो ये 1830, 31, 32 3 साल में कितने नेशंस आजाद हो गए, 3, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीस, ठीक है, ये लोग आजाद हो गए, ठीक है। और ग्रीस की आजादी में इनका बहुत बड़ा नाम होता है लॉर्ड बिरॉन। ये काफी जो है फंड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक पोएट होते हैं इंग्लिश, जो कि बेचारे मर जाते हैं फीवर की वजह से 1824 में, लेकिन ये युद्ध में काफी योगदान देते हैं। अब बात करते हैं, अब कुछ लोग जो है कुछ लोग सोचे कि वार से और ये सब चीज से थक गए, ठीक है। तो कुछ लोग जो है आर्टिस्ट लोग और फिलोसफर्स लोग कुछ आइडिया लेके आए कि अब जो है नेशनलिज्म की भावना लड़ाई मार धार से नहीं लाया जाएगा या कुछ और चीज नहीं, उनको उनका कल्चर, उनका पास्ट, उनका पुराना हिस्ट्री दिखा के लाया जाए, ताकि लोग जो है अपना पुराना पास्ट और अपना कल्चर, अपना संस्कृति, अपना प्रथा को देख के कम से कम जुड़े, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग पोएट्री, अब इसमें कंसेप्ट आता है रोमांटिसिज्म के थ्रू। तो रोमांटिसिज्म कैसा है, आइडियोलॉजी है जिसमें लोगों को क्या किया जा रहा है, कल्चर, आर्ट और आइडियाज के थ्रू क्या किया जा रहा है, एक नेशनलिस्ट भावना लाई जा रही है, ठीक है। इसमें जो है इन लोग क्या पे ध्यान दिए, इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशन पे, मास्टिकल फीलिंग, किसके जगह पे, साइंस और ग्लोरिफिकेशन के जगह पे लोग इस पे ध्यान दिए, ताकि जो है उनका एक पुराना हिस्ट्री को कलेक्टिवली शेयर करो और ताकि लोगों के अंदर एकजुट होने की भावना आ जाए, ठीक है। इनमें जो है याद रखना, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, जॉन गोटाफील्ड हर्डर, एमसीक्यू में मैंने पहले पूछा भी था, ठीक है। तो ये जो है ये कहते हैं कि दासुल के थ्रू लोगों को, कॉमन पीपल को दासुल के थ्रू लाया जाए। मतलब इसमें क्या ध्यान देते हैं कि फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांसेस के थ्रू लोगों के अंदर एक स्पिरिट लाई जाए, ट्रू स्पिरिट लाई जाए नेशन के टुवर्ड्स, अपने नेशन, कि हाँ ये डांस जो है हमारे देश का, ये सब हम लोग हमारे देश का, ये सब हमारे लोग हैं, ठीक है। इसके अंदर जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, वॉलबिच, और वॉलबिच उस समय बहुत ज्यादा क्या हुआ था, पॉपुलराइज हुआ था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे टॉपिक आ जाता है कि रोल ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, और लोकल फोल्कलोर मतलब देखते हो ना, हम लोग जगह जगह पे जगराता करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, लोगों एक जगह जमाड़ा होते हैं। अब उसके थ्रू लोगों को भावना उनके लैंग्वेज में बताया जाए, क्योंकि देखो उस समय क्या था कि बहुत सारे लोग अनपढ़ हुआ करते थे और मेन लैंग्वेज जानते नहीं थे, अपना छोटा लोकल लैंग्वेज जानते थे। तो लोकल लैंग्वेजेस का जो है, लैंग्वेजेस ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अब उनके अंदर भावनाओं को, अपने नेशनलिस्ट भावनाओं को जिंदा रखने में। एग्जांपल लिया जाता है पोलैंड का। तो पोलैंड याद होगा कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हो रहा था, तो पोलैंड किसके पार्ट में चला गया था, रसिया के पार्ट में। पोलैंड को 3 हिस्सों में बढ़ा, रसिया को भी मिला, प्रूशिया को भी मिला और ऑस्ट्रिया को भी मिला। तो रसिया जो है वो पोलैंड पे अपना दबदबा बनाने लगा था, ठीक है, बहुत ज्यादा बनाने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करने लगे थे, उनको उनका लैंग्वेज नहीं यूज करने दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी उन्हीं तरीके से कैरोल कुरकिंस्की जो है ये रेवोल्यूशनरी, इन्होंने अपने नेशनल स्ट्रगल को ओपेरा म्यूजिक के थ्रू, ठीक है, पोलोनेज डांस और मजरूका डांस के थ्रू जो है जिंदा रखा और अपने अंदर अपने नेशन के प्रति भावना को जिंदा रखा, ठीक है। और वहां के लोगों ने भी जो है लैंग्वेज को ही क्या बना लिया, अपना नेशनल रेजिस्टेंट, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लैंग्वेज को ही मेन मुद्दा बना लिया, ठीक है। अगला टॉपिक शुरू होता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो कहां थे हम लोग, हाँ, सो वी हैव रीच्ड द टॉपिक व्हाट इज, दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ध्यान दोगे तो इनके नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है, हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर मींस भूख, हार्डशिप मींस संघर्ष, ठीक है, और पॉपुलर रिवोल्ट यही कारण बनता है। तो देखो क्या था कि 1830s के समय बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था यूरोप में। उसके रीजंस क्या थे, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ चुका था, इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए लोग जो है शहरों में भागने लगे और ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने लगे। हार्वेस्ट जो है खराब हो चुका था, क्योंकि अच्छा से बारिश नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बारिश नहीं मतलब अच्छा से वहां पे फसल नहीं ग्रो कर पाए थे, जिसकी वजह से अच्छा हार्वेस्ट नहीं हुआ था। एक तो हंगर का प्रॉब्लम चल ही रहा था और साथ में हार्डशिप क्या हो चुका था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से
चीजें मशीनों से बनना शुरू हो गई थी। अब मशीनों से बनी हुई चीज हाथों से बनी हुई चीजों से क्या होती थी, सस्ती होती थी, जिसकी वजह से वहां के जो लोकल आर्टिशियंस थे, लोकल बनाने वाले स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स थे, इनको बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ा, क्योंकि उनसे अच्छा प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में बिकना शुरू हो गया था। तो इनका जो है जो इनका सेल था वो कम हो चुका था। तो ये हार्डशिप आ चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। अब इसी की वजह से जो है पॉपुलर रिवोल्ट जो है वो बहुत ये आगे लेके आता है। अब हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट क्या होता है कि लुई फिलिप जो है इस फूड शॉर्टेज के खिलाफ इस रिवोल्ट को लीड कर रहे होते हैं और जनता के तरफ से अपोज कर रहे होते हैं, मतलब किसको, सरकार को, ठीक है। लेकिन जो है इनको रोकने के लिए पहले तो है लुई फिलिप को मार के भगा दिया जाए कि तू भाग पहले, ठीक है, और बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं इनको रोकने के लिए। लेकिन इसका जो रिजल्ट जो है रिजल्ट बड़ा खतरनाक होता है। नेशनल असेंबली अपने आप को क्या घोषित कर देता है, रिपब्लिक घोषित करता है और सबको सफरेज मतलब सबको वोटिंग राइट्स दे देता है, जो भी मेल्स है 21 साल से ऊपर वाले, और सबको क्या मिल जाता है, राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार। लेकिन इसमें एक और इसमें स्टोरी आता है, पॉपुलर रिवोल्ट इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि एक बहुत पॉपुलर स्टोरी इसमें आता है जिसको एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है विलियम वुल्फ, वो इसको एक्सप्लेन करते, इसको बताते हैं कि सिलेसिया वाले रीजन में, ये है सिलेसिया वाला रीजन, जहाँ पे क्या होता है कि 18,000 इनहैबिटेंट्स रहते थे और कॉटन वीविंग करते थे। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करता था कि इनका पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका पॉपुलेशन का ज़्यादा होने का फ़ायदा उठा के जो है इनका वेजेस को कम कर देता है। तो इस वेजेस को डिमांड को पूरा करने के लिए मतलब इसको अपोज करने के लिए इन लोग 4 जून 2 बजे दोपहर में पूरा वेवर्स का क्राउड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इनको और डांट के भगाना चाहता है। लेकिन इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, एक लोग जो पूरा तोड़ फोड़ मचाना शुरू करते हैं और एक तरीके के लोग जो घुस जाते हैं और लूटपाट मचाना शुरू करते हैं, स्टोर हाउस में घुस जाते हैं। अपना जान बचाने के लिए लोग अगल बगल के गांव में भी भागता है कॉन्ट्रैक्टर लोग, लेकिन कोई शरण इनको अपने गांव में नहीं देता है। बाद में जो है वो आर्मी का हेल्प लेता है और आर्मी का जब हेल्प लेके आता है तो आर्मी जो है करीब 11 लोगों को क्या कर देती है, शॉट कर देती है, मतलब गोली मार देती है। दैट्स व्हाई इट बिकम द पॉपुलर रिवोल्ट। और ये बात जो है बहुत तेजी से उस रीजन में फैलता है। अगला टॉपिक आता है हमारा 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, ठीक है। 1848 में जो लिबरल्स ने रेवोल्यूशन किया उसमें आता है कि रिवोल्ट ऑफ द पुअर एंड द रिवोल्ट ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। क्या था कि इवेंट्स फरवरी 1848 फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन। अब देखो फ्रांस में जो है 1848 के समय पूरी तरीके से एब्डिकेट हो जाता है। कौन, मोनार्कियल सिस्टम, राजपाट क्या हो जाता है पूरी तरीके से उस समय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी समय इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप इंडिपेंडेंट नेशन डे, और उसी समय जहां एक तरफ से फ्रांस आजाद हो गया और बाकी दूसरे जगह पे कोई नेशन स्टेट नहीं है। आज जो हम जर्मनी, इटली, पोलैंड ये सब जान रहे हैं, ये सब कोई कंट्री नहीं था, सब इंपायर में बटा हुआ था, ठीक है। तो जितने भी मेन और वुमेन होते हैं लिबरल मिडिल क्लासेस के, सब कोई मिल के और सब कोई नेशनल यूनिफिकेशन का डिमांड करते हैं, मतलब कि सबको अपना अपना नेशन बनाया जाए, है ना। जैसे वो वाला लाइन कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग, तो फ्रांस आजाद हो गया। तो वही बात अब जैसे एक बच्चा अगल बगल रहा है, बगल वाला में सब उसका साइकिल ले आया तो डिमांड करता है ना कि हाँ हमको भी साइकिल ले दीजिए। उसी तरीके से फ्रांस में जब आज़ादी हो गया तो अगल बगल नेशन स्टेट्स जो अगल बगल जो कंट्रीज थे वो सब कोई अपना नेशनल यूनिफिकेशन का डिमांड करने लगे। अब देखो उसके लिए क्या होता है कि जर्मन रीजन में सब फ्रैंकफर्ट सिटी में मिलते हैं, ठीक है। और कौन कौन मिलते हैं, प्रोफेशनल लोग, मिडिल क्लास प्रोफेशनल लोग, प्रॉस्पेरस आर्टिसन, सब लोग मिलते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी में और वोट करते हैं क्या बनाने के लिए, और जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए। और नेशनल असेंबली बनाने के लिए वोट के बाद क्या होता है, 1848 में ये जो नेशनल असेंबली था इसमें करीब 831 लोग इलेक्ट होते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, और सब जो है वो फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में कन्वे हो रहा था, वहां पे सब घुस जाते हैं। और घुसने के बाद अपना अपना डिमांड करने लगते हैं। ये बेसिकली ये क्या डिमांड करते हैं कि फ्रेडरिक, उस समय जो प्रूशिया का राजा होता है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है, उन लोग डिमांड करते हैं कि हमारा जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है इसको एक्सेप्ट कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से सरकार को चलाइए, ठीक है। मतलब आप राजा रहिएगा लेकिन आप क्या से चलिएगा, किसके नियमों से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों से। लेकिन राजा इस बात को क्या कर देता है, रिजेक्ट करता है और उन लोग को धक्का मार के वहां से क्या कर देता है, बाहर निकलवा देता है। लेकिन इनका जो यहाँ पे जो है इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, अब यहाँ पे क्या बात आती है
कि इन लोग डिमांड कर रहे थे, जो औरतें थी वो भी सोच रही थी कि हम लोग इन लोग को इतना सपोर्ट किए हैं, हर चीज में सपोर्ट किए हैं, ठीक है, तो हमारा भी पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, लेकिन उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता है। इन लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाता है कि तुम लोग जो है खड़ा होके बस तुम लोग ऊपर से विजिटर्स गैलरी में मौजूद रहो और सिर्फ ऊपर से देखो, और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, बस इतना अधिकार मिल गया वही काफी है, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसके बाद जो आता है वाज द रेवोल्यूशन लिबरल फील्ड, हाँ, लेकिन ये फील्ड नहीं होता है। एक बार ये जो आइडिया है अब जो है कंजर्वेटिव के दिमाग में आता है, लोग कंजर्वेटिव जाके छत पे मीटिंग करते हैं वो वाले मीम की तरह, क्या कि अगर ये टेरिटरीज यूनिफाई हो जाएंगी, ठीक है, तो इसमें फायदा तो हमारा ही है, हमारा पॉलिटिकल दबदबा बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो ये आइडिया जो है अब कंजर्वेटिव लोग कहते हैं राजा को, ठीक है, कि हाँ ये जो है लोगों को जोड़ा जाए। तो अब लोगों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं लोग, इन लोग खुद से ही प्लानिंग करता है क्या कि जर्मनी को क्या किया जाए, एक किया जाए। पहले याद रखना प्रूशिया पहले इनके ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और अब प्रूशिया ही क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इन लोग पहले ये आइडिया नहीं था, अब आइडिया आ चुका है। कौन सा आइडिया, हाँ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, ठीक है। अब ये आया तो फिर इन लोग क्या करता है कि इन लोग खुद मोबिलाइज करने लगता है, कंजर्वेटिव लोग खुद जो है वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जो है, नेशनलिस्ट लोगों का सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज करने लगता है, उत्साहित करने लगता है कि हाँ तुम लोग यूनिफाई करो। अब ये यूनिफिकेशन का काम जिम्मा किसको देता है, वो उस समय प्रूशिया का राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। तो प्रूशिया का राजा जो है इसको देता है क्या नाम उसका, ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि याद करो कि बहुत सारे लोग यूनिफिकेशन का ट्राई किए, लेकिन सबको क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन अब जो है प्रूशियन एम्पायर जो है वो इसका जिम्मा लेता है, ठीक है, ये इसका जिम्मा लेता है और इस नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। और जो प्रूशिया का राजा है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, वो जिम्मा किसको दे देता है, इसको, ये कौन है, ओटोमन बिस्मार्क। अब ये क्या करता है कि ये लगातार 3 को लड़ाई लड़ता है, कितना लड़ाई, 3 को लड़ाई लड़ता है, किससे, ये 7 साल तक 3 को लड़ाई लड़ता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। ये 3 लड़ाई लगातार 7 साल तक तीनों लड़ाई लड़ता है और फाइनली जीत जाता है। और जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग जो है वो फ्रेडरिक विलियम वन को क्या कर देता है क्या घोषित कर देता है, राजा। तो पहले राजा कौन था, मतलब जो पहले प्रूशिया का राजा कौन, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, और ओटोमन बिस्मार्क के वजह से जर्मनी क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया, इतने 7 साल के बाद, ठीक है, 7 साल के लड़ाई की वजह से जर्मनी यूनिफाइड हो गया। तो अब नया जर्मनी इतना बड़ा टेरिटरी है तो सब जगह एक ही राजा तो नहीं रहेगा ना, वो नया राजा को क्या कर देता है, घोषित कर देता है, ठीक है। और नया राजा कौन बनता है, काइजर विलियम वन। ये फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किसका राजा, प्रूशिया का राजा, और काइजर विलियम वन किसका राजा, नया यूनिफाइड जर्मनी का राजा, ठीक है। तो लेकिन अब यूनिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेकिंग कैसे, अब लोगों के अंदर एकजुटता की भावना कैसे लाई जाए, तो भावना लाई जाती है कैसे, करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम को सुधारा जाता है, लीगल और जुडिशियल सिस्टम आता है, ठीक है, जर्मनी में, जिसके वजह से लोग जो है एकजुटता की भावना उनके अंदर आने लगती है, ठीक है। और यही बात जो है, जो प्रूशिया का ये जो दिमाग है वो उस समय बाकी सारे जर्मनी रीजन के लिए एक मॉडल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये था प्रूशियन एम्पायर, जिसका राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है। और ये नया था जर्मनी, जिसको किसने यूनिफाई किया, ओटोमन बिस्मार्क ने, ठीक है। अब इसने 7 साल तक लड़ाई किया और जर्मनी को क्या कर दिया, यूनिफाई कर दिया। नया जर्मनी का कौन राजा, विलियम फर्स्ट, पूरा कौन, काइजर विलियम फर्स्ट। ये नया कंप्लीट जर्मनी का नया राजा बनता है, चूज किया जाता है, मतलब इसको इसका सेरेमनी भी होता है, सब लोग आते हैं, पूरा जैसे नाच गाना सब होता है, ठीक है। आगे बात करें, अब देखो, अब हम लोगों ने जर्मनी को यूनिफाइड कर लिया, अब किसकी बारी, इटली की बारी। चलो इटली को यूनिफाई करते हैं। तो इटली का भी जो है बड़ा लंबा हिस्ट्री होता है। इटली जो है वो पूरा जो है ये 7 स्टेट्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। कितने स्टेट्स में बटा हुआ होता है, 7 स्टेट्स में, ठीक है। अब 7 स्टेट्स में इसका सिर्फ अपना वाला स्टेट का ही अपना राजा रहता है, जिसका नाम रहता है विक्टर इनेमल सेकंड, ठीक है। इसका सिर्फ अपना स्टेट वाला एक ही राजा था, बाकी सब ये सब इटली ही है, लेकिन कोई दूसरा राजा लोग इसको क्या करके रखता है, ऑक्युपाई करके रखता है, ठीक है। तो पहले बेचारे जो जीसीपी मैजनी थे वो 1831 में, 1848 में और भी अलग अलग समय पे ट्राई किए थे इटली को यूनिफाई करने का, लेकिन फेल हो गए थे।
तो अब सारा जिम्मा कंधा किसके भार पे आ जाता है, किसके कंधों पे आ जाता है, विक्टर इनेमल सेकंड, जो इनका अपना राजा था, मतलब अपना राजा, अब बाकी सब दूसरा दूसरा राजा था, ठीक है। तो विक्टर इनेमल सेकंड कहता है कि चलो ठीक है भाई, तुम लोग से नहीं हुआ तो अब कौन करेगा, इटली को यूनिफाइड कौन करेगा, मैं करूंगा, ठीक है। कौन, विक्टर इनेमल सेकंड। तो विक्टर इनेमल सेकंड का एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसका नाम होता है कैवियर। क्या नाम होता है, चलो कैवियर। कैवियर जो है उसका फ्रांस से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, किससे, फ्रांस से, ठीक है। डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू, किसके थ्रू, डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू एक एकदम सिस्टमैटिक तरीके का जो है इन लोग जुड़ के और फ्रांस की मदद से जो है नॉर्दर्न इटली को क्या कर देता है, यूनिफाई करता है। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी वाले रीजन को वहां से क्या कर देता है, भगा देता है, और नॉर्दर्न यूनिफाइड हो गया। फिर उसके बाद साउदर्न को यूनिफाइड करने में हेल्प करते हैं जीसीपी गारबल्दी, ठीक है। कौन हेल्प करते हैं, जीसीपी गारबल्दी, अभी इमेज दिखा देंगे। जीसीपी गारबल्दी हेल्प करते हैं, और जीसीपी गारबल्दी को यहाँ के लोकल लोग ही हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको वहां के नॉर्दर्न इटली को आजाद करने में। और फिर जो बीच वाला जो है ये करीब 9 से 10 साल के अंदर ये भी जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर जुड़ जाता है, जीसीपी गारबल्दी ही हेल्प करते हैं। तो नॉर्दर्न इटली को कौन यूनिफाई किया, कैवियर, और मिडिल वाला और साउदर्न इटली को कौन यूनिफाई कर दिया, जीसीपी गारबल्दी। तो इन दोनों के मदद की वजह से इटली पूरा क्या हो जाता है बच्चा लोग, यूनिफाइड, और नए इटली का राजा विक्टर इनेमल सेकंड को क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। देखो यही है आपके जीसीपी मैजनी, जो इनका अटेम्प्ट फेल हो चुका था, ठीक है। और फिर ये था कैवियर, जो इनका क्या था, कैवियर क्या था, चीफ मिनिस्टर, किसका, सर्दिनिया पार्लियामेंट का, सर्दिनिया पार्लियामेंट का, ठीक है, मतलब बेसिकली विक्टर इनेमल सेकंड का। और दोनों की मदद से जो है इटली क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। और 1861 में विक्टर इनेमल सेकंड को यूनिफाइड इटली का राजा क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट। ना फोकस करो। अब क्या होता है कि लास्ट में एक सस्पेंस आता है, क्या कि जब विक्टर ये जीसीपी गारबल्दी जो है वो लोगों को यूनिफाइड कर रहा था, तो वो इटालिया कंसेप्ट दिया था, इटालिया मतलब यूनिफाइड इटली, लेकिन वहां के लोग पढ़े लिखे थे नहीं, सब बोका था, ठीक है। तो इसके वजह से उन लोग इटालिया को ला तालिया बोल के क्या समझ रहा था कि सब राजा की बीवी जो है वो बंदी है, उसको छुड़ाने के लिए हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, तो ला तालिया। तो विक्टर इनेमल देख रहा है ऐसे, देख रहे हो, ये वाला मतलब कि बेवकूफ हो तुम लोग, ला तालिया मतलब क्या होता है, यूनिफाइड इटली, ठीक है। लेकिन बेचारे वहां के लोग पढ़े लिखे उतना नहीं थे, ठीक है। चलो अगला, तो हम लोग जर्मनी को यूनिफाइड कर लिए, इटली को यूनिफाइड कर लिए, अब बच गया ब्रिटेन को भी यूनिफाइड करते हैं। अब इसको स्ट्रेंज केस क्यों दिया गया है, क्योंकि एक्चुअली में स्ट्रेंज केस था, और इधर तो बहुत, इधर बाद में ना स्ट्रगल शुरू हुआ था, लेकिन इनका स्ट्रगल बहुत पहले से चल रहा था। तो क्या था कि जो ब्रिटेन था बच्चा लोग, वो 4 अलग अलग एम्पायर्स में क्या था, बटा हुआ था, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जो है, और ऐसे स्कॉटलैंड, ठीक है, और इधर में आयरलैंड पार्ट में बटे थे, इधर इंग्लिश लोग, इधर वेल्स लोग, इधर स्कॉट लोग और इधर इरिश लोग, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के लोग थे, लेकिन इन सारों में से सबसे पहले पावरफुल कौन होता है, पैसा में इंग्लिश लोग आते हैं, और इंग्लिश लोग जो है वेल्स को अपने साथ मिला के, ठीक है, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंग्लिश पार्लियामेंट बनाते हैं। कब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंग्लिश पार्लियामेंट बनाते हैं। जब इंग्लिश पार्लियामेंट बनाते हैं कब, 1688 में, 1688 में जब पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये पावर को सीज कर लेते हैं, किससे, राजा से, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707, तो इसमें इंग्लिश प्लस वेल्स, ठीक है। अब इंग्लिश वेल्स प्लस कौन ऐड हो गया, स्कॉट, ठीक है, ये कौन ऐड हो गया, स्कॉट ऐड हो गया, ठीक है। 1707 में स्कॉटलैंड के साथ यूनिफिकेशन कर लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं अपने में, ठीक है। अब बच गया था आयरलैंड के साथ क्या होता है कि आयरलैंड जो था इसमें 2 तरीके के लोग रहते थे, एक होते थे कैथोलिक्स, एक होते थे प्रोटेस्टेंट्स। तो आयरलैंड में कैथोलिक्स का दबदबा ज्यादा था, तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो इंग्लिश पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट को हेल्प करता है कैथोलिक का दबदबा कम करने में। और वहां के कैथोलिक लोग में से एक बेचारे रेवोल्यूशनरी होते हैं जिनका नाम होता है वुल्फटोन, वो बेचारे आजादी मांगते हैं, ट्राई करते हैं, यही थे वुल्फटोन, जो कि ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, और जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती, ठीक है, फोर्सिबली इनको जो है आयरलैंड को फोर्सिबली जबरदस्ती जो है यूनाइटेड किंगडम में यूनिफाइड कर दिया जाता है। और ये जो नया ब्रिटिश नेशन बनता है उसका पूरा फ्लैग को क्या नाम दे दिया जाता है, यूनियन जैक, और उनका एक नेशनल एंथम लिखाता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग।
ठीक है, यही था। और फाइनली जो है 1801 में इनका यूनिफिकेशन क्या हो जाता है बच्चा लोग, कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग जो है जर्मनी को यूनिफाई कर लिए, इटली को कर लिए, ब्रिटेन को कर लिए। अब हमारा लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग करना मतलब क्या, एक विजुअलाइज करना। जैसे आप एक भूत को भूत का नाम लेते हैं तो एक भूत का इमेज बन जाता है दिमाग में, कैसा लंबा बाल वाला होगा, लंबा बाल वाली होगी, चुड़ैल होगी, लंबा दांत होगा, लंबा लंबा नाखून होगा। उसी तरीके से एक नेशन को विजुअलाइज करना है तो नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाए। जैसे हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता को इस तरीके से विजुअलाइज किया गया है, बनाया गया है कि कमल का फूल है, भारत माता है, शेर पे बैठी हुई है, हाथ में तिरंगा लिए हुए। उसी तरीके से फ्रांस और जर्मनी के 2 नेशंस को कैसे विजुअलाइज किया गया है उन्हीं के बारे में। अब देखो इनको जो है ये विजुअलाइजेशन को पोर्ट्रेट के थ्रू बनाया जाता था। इसमें हमेशा फीमेल फिगर्स को ही चूज किया जाता था, बिकॉज फीमेल फिगर्स आर नोन एज द बेस्ट केयर टेकर। फीमेल जो होती हैं वो अच्छे केयर टेकर होती हैं, और एक नेशन को संभालना है तो फीमेल फिगर को ही रिप्रेजेंट किया गया। जिसमें हम लोग को देखेंगे कि जो फ्रांस है, फ्रेंच के रेवोल्यूशन से 2 ये लिबर्टी जैसे है, ये रेड कैप और ये ब्रोकन चेन्स याद होगा, ठीक है। और एक जस्टिस के थ्रू पे एक लेडीज जो है वो आंख पे पट्टी बांधे हुए है और क्या दर्शा रही है कि जो हम जस्टिस करेंगे वो भेदभाव करके नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से उस समय पोस्टेज स्टैम्प्स बनाए जाने लगे मैरियन के नाम पे, जो है उसी तब इसी विजुअलाइज पोर्ट्रेट को क्या नाम दिया गया, एलेग्री नाम दिया गया। तो एलेग्री जो फ्रांस का एलेग्री था उसको क्या बोला गया, मैरियन बोला गया, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नाम था वहां का, ठीक है। बहुत जगह पे कॉमनली यूज होता था। और इनके फिगर को आइडेंटिफाई किया गया इनके कैप से, ठीक है। इनका रेड कैप, इनका ट्राई कलर का जो स्कार्फ था, ठीक है। इनका जो रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर था, रेड ब्लू और रेड व्हाइट और ब्लू, ठीक है। और जो पॉकेट, ये जो बेस्ट प्लेट है वो इनके पॉकेट, वो इनके टैंक्स वगैरह पे रहता था जो इनके पावर को दर्शाता था, ठीक है। और यही इसी मैरियन के इमेजेस को कॉइन्स पे और स्टैम्प्स पे छापा जाने लगा। अगली बात आती है जर्मनिया की, तो सॉरी एलेग्री ऑफ जर्मनी। तो एलेग्री ऑफ जर्मनी को दर्शाने के लिए जर्मनिया का यूज किया गया। जर्मनिया में अलग अलग चीजें, ओक लीफ जो इनके जो ब्रेस्ट प्लेट है वो इनके स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरी इनका झंडा जो है, ठीक है, इनका जो ये प्रतीक है शांति का, लेकिन ये जो है रेडी टू फाइट कि हाँ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ब्रोकन चेन्स दिखा रहा है कि हाँ भाई हम आजाद हो चुके हैं। और ये पीछे से सनराइज ऐसे दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि नए एरा का शुरुआत हो चुका है, ठीक है। आखिरी टॉपिक में निकल के आता है, यही जो मेन है, समझना है अच्छे से कि नेशनलिज्म वर्सेस इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म कैसे इंपेरियलिज्म में बदल जाता है। तो उस समय नेशनलिज्म की भावना को हटा के अपना आइडियलिस्टिक लेवलिज्म डेमोक्रेटिक ये नहीं बच जाती है, क्योंकि उस समय नेशन जब पावरफुल हो जाते हैं तो ये दिमाग में आ जाता है कि अब हमको नेशनलिज्म को छोड़ के इंपेरियलिज्म पे ध्यान देना है, मतलब इंपीरियर बनना है, सुप्रीम बनना है, पावरफुल बनना है, ठीक है। तो इसलिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना इंट्रोड्यूस की जाने लगती है। तो उस समय जो मेजर पावर थे ये सब को मैनिपुलेट करने लगते हैं कि जो है अब हम लोग को अमीर देश बनना है, सबसे ज्यादा अमीर बनना है। तो यहीं पे कहानी आ जाता है बाल्कन रीजन का। बाल्कन रीजन जो है ये एथनिक वेरिएशन, मतलब वहाँ के अलग अलग इर्द गिर्द लोग बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। देखो यही जो कलरफुल रीजन है यही है बाल्कन रीजन, जिसमें अलग अलग बहुत सारे आज के कंट्री हैं, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटिया, बेल्टोनिया, हेज़ेगोविना, स्लोविया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो। ये सारे अलग अलग कंट्री जो है वो यहाँ पे थी, और इनको क्या बोला जाता था, स्लाव बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे 1871 के समय बहुत सीरियस टेंशन शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये सब पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होता है। किस एम्पायर का? ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर में से सभी लोग क्या होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है। और टूटने में आपस में अपना लालच की वजह से कि हम ज्यादा जमीन लेंगे, हम ज्यादा एरिया देंगे, ठीक है, आपस में अपना अपना हिस्ट्री दिखा के, पास्ट दिखा के बताता है कि हम लोग पहले आजाद थे लेकिन फिर हमको फॉरेन लोग आए और गुलाम बना दिया, अब हमको वापस से क्या चाहिए, आजादी चाहिए, ठीक है। तो इन लोग आपस में लड़ने लगता है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा लेता है, बिग पावर राइवलरी, बड़े बड़े पावर, बिग पावर राइवलरी इसका फायदा उठा लेते हैं। जैसे जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब जो है अपना उस समय बहुत रिच थे, प्रॉस्पेरस थे, और सब कोई पहुंच जाते हैं बाल्कन वाले रीजन पे, क्या, अपना अपना दबदबा बढ़ाने के लिए। और इसी दबदबा बढ़ाने के चक्कर में सब आपस में क्या हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। और यही जो है शुरुआत करता है 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट का, ठीक है।
तो यही था स्टोरी जिसमें बेसिकली हम लोग इवेंट्स एंड प्रोसेसेस पढ़ लिए कि किस तरीके से नेशनलिज्म जो है यूरोप के अंदर लोगों के अंदर लाई गई और क्या कारण बना यूरोप के बर्बादी का 1914 में। ठीक है, हाँ, कंप्लीट, स्टॉप कर।